Very good evening, students. Today is our topic diagrammatic and graphical representation of data. ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद का टॉपिक है, जहाँ पर हमने अपने टॉपिक में ये बताया था कि हम अपनी वेरिएबल वैल्यूज़ को जब फ्रीक्वेंसी के साथ में एक टेबल में रख देते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, जिसमें हमने डिस्क्रीट वी और आपके कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को डिफाइन किया। मगर डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इस चीज़ को डिफाइन करता है कि जब भी कोई भी न्यूमेरिकल डाटा जब भी कोई इंफॉर्मेशंस आप किसी क्वेरी से रिलेटेड मार्केट से कलेक्ट करके लेके आते हो, तो हर कोई मैथमेटिक्स का या स्टैटिस्टिक्स का बंदा नहीं होता जो कि ईजिली उस डेटा को, इस न्यूमेरिकल डाटा को समझ सके। तो उसके सामने एक समस्या आती है कि all the population, those who are sitting in front of you, not belongs to the backgrounds of mathematics and statistics. In that situation, what is the numerical fact came it out as a query should be presented in form of pictures also, in form of diagrams also, in form of graphs also. क्योंकि उसको भी वह समस्या समझ में आए जो कि न्यूमेरिकल डेटा को देखकर उसको समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उनका बैकग्राउंड स्टैटिस्टिक्स या मैथ से नहीं था। तो कुछ ऐसे बंदे जो कि मैनेजर की पोस्ट पर हों या किसी बिजनेस को हैंडल कर रहे हों, तो न्यूमेरिकल डाटा को देखकर अगर वो किसी समस्या का अनुमान नहीं लगा पाते हैं तो उनके लिए आवश्यक हो जाता है कि वही न्यूमेरिकल डाटा उनके सामने किसी पिक्चर्स में, किसी डायग्राम्स में, किसी ग्राफ की सहायता से पेश कर दिया जाए, जिससे कि उसकी एक पिक्चर, उसकी एक इमेज किसी के माइंड में अच्छी तरीके से सेट हो जाए, अच्छी तरीके से वो जान पाए, अच्छी तरीके से वो समझ पाए। तो इसीलिए इस टॉपिक को रखा गया है, क्योंकि हमेशा ऐसा संभव नहीं होता कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट हाउसेज, एट ईच एंड एवरी प्लेसेस यू विल फाइंड इट आउट दैट द पर्सन दोज हू आर सिटिंग ऑन द HR पोस्ट और ऑन R&D डिपार्टमेंट, ऑल ऑफ देम बिलोंग्स टू द स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स. The persons belongs to different backgrounds, a lot of knowledge they have in terms of management. Then it becomes more and more important for those persons also, those who belong to the arts, commerce or several streams, that they can understand by the help of charts and diagrams. तो उनके लिए टॉपिक था और इसीलिए बुक्स हुई, आपके जर्नल्स हुए, आपकी कॉन्फ्रेंसेस हुई, इन सभी के अंतर्गत आप देखते हो, चाहे न्यूज़पेपर्स हुए, चाहे बुक्स हुए, आपके सामने जो भी डाटा आता है, आप जो भी सेकंड डाटा को पढ़ रहे होते हैं, वो किसी न किसी सोर्स और प्लस उसको पिक्चर्स के साथ में, दैट मीन्स अ टेक्स्ट लैंग्वेज इज ऑल्सो अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू विच वन यू रीड, एंड इवन द सेम थिंग इज ऑल्सो प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्स और डायग्राम्स. ये तो था आपके इस टॉपिक का जो आपके सिलेबस में रखा गया है. मगर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को ना तो डायग्राम्स के बारे में पता होता और ना ही आपके ग्राफ्स के बारे में पता होता, और दोनों को साइमल्टेनियसली भी यूज़ कर लेते हैं. साइमल्टेनियसली यूज़ करना तो अच्छा है अगर लोग यूज़ कर रहे हैं तो, मगर बाई चांस आपसे कोई बंदा ये पूछ लेता है कि आखिरकार आपके डायग्राम्स में और ग्राफ्स के अंदर डिफरेंस क्या है, इफ़ बोथ ऑफ देम आर सेम, देन व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ईच एंड एवरी वन राइट इट सेपरेट एज ए डायग्राम, एज ए ग्राफिकल. व्हाई दे आर नॉट गोइंग टू यूज अ सिंगल वर्ड ओनली, डायग्राम और ग्राफ, एक ही यूज़ करें ना वो, दैट मीन्स कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ही. तो देखिए, जब हम डायग्राम्स की बात करते हैं, अभी दोनों की बात बोल रहा हूँ, चाहे हम ग्राफ्स की बात करते हैं, तो दिस इज ओनली अ टेक्निक. ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, दैट वन इज ओनली अ टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग न्यूमेरिकल डेटा. जो आपके पास नंबर्स में डेटा आया था, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था, whatever the problems comes in front of you or in your hands, that should be in a numbers. तो जो भी न्यूमेरिकल डाटा आपके पास आया हुआ है, उस न्यूमेरिकल डाटा को टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग न्यूमेरिकल डाटा इनटू डायग्राम्स और ग्राफ्स.
तो ग्राफिकल और आपके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या बताते हैं कि ये सिर्फ वो टेक्निक है जो कि संख्याओं में आए हुए किसी भी डेटा को डायग्राम से ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिससे कि वो इजीली किसी की समझ में आ सके, न्यूमेरिकल डेटा से भी और ग्राफिकल डेटा से भी। ये तो इनके बारे में बता दिया। मगर अब इन दोनों की बात करें तो देखिएगा, जब हम किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि कोई चीज़ देखने में कैसी लगती है या किस तरीके से वर्क करती है, तो हम उसके अंदर सिर्फ उसके रिप्रेजेंटेशन को या उसके फंक्शन को दर्शाने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज रियली लुक्स टू एंड हाउ इट वर्क्स टू। मगर हम कहीं पर भी उसके इम्पैक्ट को दर्शाने की कोशिश नहीं करते कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या एक पार्ट का दूसरे पार्ट पर कुछ भी चेंजेस आने पर क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है ना, इस चीज़ को दर्शाने की हम कोशिश ना करें। जहाँ पर भी ऐसा फेनोमेना पाया जाता है वेयर यू विल सी दैट द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन वन वेरिएबल डजंट शो द इम्पैक्ट इन सेकंड वेरिएबल और अदर वेरिएबल, दैट कम्स इन अ डायग्राम। मगर जब हम ग्राफ्स की बात करते हैं तो ग्राफ्स के अंदर क्या होता है कि जो भी आपके वेरिएबल्स के अंदर बदलाव आ रहे होते हैं, जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं उनके अंदर जो बदलाव आ रहे होते हैं, जब एक वेरिएबल के चेंजेस का प्रभाव हम दूसरे वेरिएबल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं या दूसरे वेरिएबल का प्रभाव हम दो या तीसरे के ऊपर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो वो आपके ग्राफ्स कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम प्रभाव को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि लगातार चेंज होगा। लगातार वेरिएबल्स होते हैं, उनमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं और लगातार चेंजेस होने की वजह से जो भी चीज़ें होंगी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगी, बिकॉज वट एवर द माइनर चेंजेस आर टू बी कमिंग इन द वेरिएबल यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट बाय द हेल्प ऑफ अ ग्राफ्स। इसीलिए आपको एक्सिस का यूज़ करना होता है कि एक्स एक्सिस पर आप उन वेरिएबल्स को लेते हैं जिनमें कुछ बदलाव आ रहा हो और उनके बदलाव को दर्शाने के लिए हाउ मच द फ्लैक्चुएशन ऑफ वेरिएशन इज देयर in the values of other variable to show the impact, आप सेकंड डाटा को, उस पर आने वाले प्रभावित डाटा को, उस इम्पैक्टेड डाटा को आप वाई वेरिएबल पर शो कर रहे होते हैं। मगर जो डायग्राम्स हैं वो डायग्राम्स आपके कहीं पर भी उस एक्चुअल वेरिएशन को या उस चेंजेस को दर्शाते नहीं हैं कि एक वेक्टर में या एक फैक्टर में कोई प्रभाव पड़ा तो दूसरे में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो इसको दर्शाने का काम नहीं करते। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी पिक्चर है, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिससे कि जो न्यूमेरिकल डाटा किसी की समझ में नहीं आ रहा था वो किसी के माइंड में अच्छी तरीके से सेट हो जाए। सो वी कैन से डायग्राम इज ओनली अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिक्चर्स। डायग्राम इज ओनली अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिक्चर्स दैट विल retain or make a retention in a memory of a students for a long time। एक स्टूडेंट्स के माइंड में, किसी की मेमोरी में बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ को सेट करने की कला ही आपकी डायग्राम्स है, जिसको हम चित्रों के द्वारा, कुछ पिक्चराइजेशंस के द्वारा, कुछ वर्ड्स एसोसिएशंस के द्वारा करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये आपके वन लाइन डायमेंशन में आता है कि एक वेरिएबल में होने वाला प्रभाव ही, एक वेरिएबल में होने वाले चेंजेस ही एक वेरिएबल में होने वाले फंक्शंस को दर्शाता है। मगर ग्राफ्स जो होते हैं वो निश्चित तौर पे एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करते हैं कि एक वेरिएबल में होने वाला चेंजेस दूसरे में क्या था। इसीलिए हम एक को एक्स एक्सिस पर, एक को वाई एक्सिस पर लेते हैं कि एक वेरिएबल में अगर चेंज हुआ है तो उसका फ्लैक्चुएशन आपके निश्चित तौर पर दूसरी एक्सिस पर क्या होगा। मगर डायग्राम्स के अंदर ऐसा नहीं होता। इसीलिए इन डायग्राम्स में रंग के द्वारा, शेडिंग के द्वारा, ब्रशेस के द्वारा, लाइटिंग के द्वारा इनको इतना अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की जाती है कि किसी को देखने में बड़े सुंदर लगें, क्योंकि जितना सुंदर होगा उतना ही अच्छा लगेगा। ग्राफ्स के अंदर आपको शेडिंग, कलरिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये तो सिर्फ एक न्यूमेरिकल डाटा को दर्शाता है। सिर्फ उसको एक चार्ट फॉर्म में, एक ग्राफ फॉर्म में, एक डायग्राम फॉर्म में, एक पिक्चर फॉर्म में दर्शाने की कोशिश की गई है, जहां पर एक का प्रभाव दूसरे पर है या दूसरे का प्रभाव किसी तीसरे पर है, या तीनों फैक्टर्स के बीच में क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको दर्शाने के लिए आप ग्राफ का यूज़ करते हैं। इसलिए किसी की आंखों में अच्छा लगे, किसी को देखने पर अच्छा लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उसके चेंजेस होने पर दूसरे में क्या प्रभाव पड़ा है
ये मालूम पड़ जाता है आपके ग्राफ से। इसलिए 2 डायमेंशनल थ्योरी के अंतर्गत आता है आपके ग्राफ्स, आपके 1 लाइन डायमेंशन स्टडी के अंतर्गत आते हैं आपके डायग्राम्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ बोलना चाहूँ, आपने देखे होंगे कि आपने बायोलॉजी के स्टूडेंट्स मोस्टली अपनी जो भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, जितनी भी प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, उनके अंदर डायग्राम्स का बड़ा यूज होता है। मगर जो भी आपके स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ कर रहे होते हैं, या जो भी आपके मैथमेटिकल स्टडीज़ कर रहे होते हैं या फिजिक्स की स्टडीज़ कर रहे होते हैं, वो आपके ग्राफ्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिलेशंस को शो किया जाता है कि व्हाट इज़ अ पार्टिकुलर रिलेशन बिटवीन द वन वेरिएबल एंड द अदर वन। But in a graph, you will see those who belongs to the medical students or the biological students a heavy use of diagrams into it, because they want to make a long retention in a memory. स्टूडेंट्स के माइंड में लंबे समय तक किसी चीज़ को स्थापित करने के लिए आप डायग्राम्स का यूज़ करते हैं। जैसे पुराने टाइम पर आप, जैसे मैं पढ़ा था, मेरे पेरेंट्स पढ़े थे, तो क्लासेस के अंदर जनरली देखने के लिए मिलता था कि अगर ह्यूमन बॉडी को पढ़ाया जा रहा है तो जो स्केलेटन यूज़ किया है उन्होंने, वो मेरे टाइम पर भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि आदमी के इस कंकाल को बदलकर आज आदमी को ह्यूमन बॉडी को दिखाना हो तो किसी दूसरे जानवर का लगा दें, वही होगा। क्यों? वो डायग्राम है, लोगों को दर्शाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों को पार्ट्स को समझाने के लिए। मगर जो ग्राफ्स हैं ये इस चीज़ को दर्शाते हैं कि निश्चित तौर पे आज से 30 साल पहले अगर हम देखें तो आपके पेट्रोल की कॉस्ट आपकी 40 रुपये थी, मगर जैसे जैसे समय बदलता चला गया, लोगों की इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक हेल्थ, इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती चली गई, तो पेट्रोल के दाम भी आज कितने पहुंच गए। हाउ मच द चेंजेस इज ऑलरेडी कम इन द क्रूड ऑयल, वो इसके फ्लैक्चुएशंस को शो करेगा। मगर ये आपके स्केलेटन को आज भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही, पहले भी ऐसा ही था और आज भी वैसा ही है। छोटे बच्चे आज भी आपने देखे होंगे, जब उनको ABCD पढ़ा रहे होते हैं, छोटा बड़ा पढ़ा रहे होते हैं, तो वही ए फॉर एप्पल ही चल रहा होता है, उसमें एप्पल ही छपा होता है कि ए समझे चाहे ना समझे, एप्पल से जरूर समझ जाए। बी फॉर बैट ही होता है कि बी समझे चाहे ना समझे, बैट समझ जाए तो बैट से अपने आप भी अनुमान लगा लेगा, ठीक है ना। एंड बट इन अ ग्राफ आपके छोटे बच्चों के लिए यूज़ नहीं की जाती, वहाँ पर किसी के रिलेशन को नहीं दर्शाया जाता। ये उनके लिए जो इन सब चीज़ों को जानकर रिलेशंस को कैलकुलेट करने की, रिलेशंस को फाइंड आउट करने की या उनको मेजरमेंट करने की कला जानता हो। सो दिस वन इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डायग्राम्स एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एंड दिस बोथ आर द टेक्निक्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ न्यूमेरिकल डाटा इनटू पिक्चर्स और इनटू डायग्राम्स और इनटू द ग्राफ्स बाय द हेल्प ऑफ चार्ट्स, बाय द हेल्प ऑफ pictures, by the help of bar diagram, by the help of histograms, by the help of frequency polygon, by the help of frequency curve, by the help of cumulative frequency less than, by the help of more than cumulative frequency, आपके OGIF जो है इनके द्वारा। ये इतनी टेक्निक्स हैं जिससे कि आप अपने दिए हुए न्यूमेरिकल डाटा को दूसरों के सामने सिर्फ पेश कर रहे होते हैं जिससे कि उनको पसंद आ जाए, ठीक है ना। तो ये है इस पार्टिकुलर टॉपिक का अर्थ जो आपको बताया गया। अब हम आगे का जो टॉपिक है, अब इसके अंदर जैसे आपके सिलेबस में दिया गया है, उसमें आपके सिर्फ वाई डायग्राम दिया गया, बार डायग्राम उसको 1 लाइन डायमेंशन पर नहीं दिया गया है, नहीं तो मल्टीपल में भी, स्केटर्ड में भी, सब डिवाइडेड में भी, परसेंटेज वाइज में सब में डिवाइड हो जाता, ठीक है ना। तो दिस वन इज अ टॉपिक ऑफ टुडे। ओके, थैंक यू।